आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है लेखांकन परंपराएं। ये टॉपिक हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर का पहली इकाई यानी कि फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लेखांकन परंपराएं क्या होती हैं, इनका अर्थ क्या होता है। उपयोगिता और इम्पोर्टेंस के आधार पर कुछ चीज़ें बहुत अधिक प्रचलन में आ जाती हैं और वो हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाती हैं, जिन्हें बाद में हम प्रथा या परंपरा के नाम से जानने लगते हैं। और ये परंपराएं धीरे धीरे सभी को मान्य हो जाती हैं, सभी इन्हें मानने लगते हैं और ये नियमों का और सिद्धांतों का रूप ले लेती हैं। इन परंपराओं का पालन ना करने पर हालांकि कोई सैद्धांतिक अशुद्धि तो नहीं होती, लेकिन इनका पालन करके जो लेखे तैयार किए जाते हैं उन लेखों की इम्पोर्टेंस ज़रूर बढ़ जाती है। तो लेखांकन में भी ऐसी कुछ परंपराएं हैं। कौन कौन सी परंपराएं हैं देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुदारवादिता की परंपरा के बारे में। इसे ही हम रूढ़िवादिता की परंपरा भी कहते हैं। तो अनुदारवादिता या रूढ़िवादिता की इस परंपरा के अनुसार किसी भी लेखावधि विवरण में सभी संभावित हानियों का आयोजन किया जाना चाहिए। भले ही हमें उनकी अमाउंट का, वास्तविक राशि का पता ना हो, फिर भी उन सभी संभावित एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए हमें पर्याप्त व्यवस्था या आयोजन कर लेना चाहिए। इस परंपरा के आधार पर एक अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करते समय सभी संभावित हानियों के लिए व्यवस्था कर लेनी चाहिए, लेकिन लाभों की पूर्ण आशा नहीं करनी चाहिए। इस परंपरा के कुछ उदाहरण हम देखते हैं अकाउंटिंग में उपयोग के। तो जैसे हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हैं, देनदारों और लेनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के मूल्यों में उतार चढ़ाव के लिए आयोजन करते हैं, अनिश्चित जीवन काल वाली अमूर्त संपत्तियाँ, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल वगैरह को हम राइट ऑफ करते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये इसी परंपरा के पालन के ही एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा हम बात करते हैं पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा यानी कि फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रकट करना, पूर्ण रूप से प्रकट करना। क्या मतलब है यहाँ पे देखिए, जितने भी हम साल के दौरान व्यवहार करते हैं उन व्यवहारों का सारांश हम फाइनल अकाउंट्स के रूप में प्रकट करते हैं। इन फाइनल अकाउंट्स में सबका इंटरेस्ट होता है। किन किन का? जैसे व्यवसाय के जो स्वामी हैं, ऑनर्स का भी इंटरेस्ट होता है। जिन्होंने उस व्यवसाय को ऋण दिया, ऋणदाता है हमारे, उनका भी इंटरेस्ट होता है। बैंक्स का इंटरेस्ट होता है, एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट होता है, गवर्नमेंट का, सोसाइटी का, सभी का उन लेखों में हित होता है, क्योंकि वो उन लेखों पर विश्वास करके ही अपने अपने डिसीजंस लेते हैं। वो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो उन अंतिम खातों पर ही उनका डिसीजन बेस्ड होता है। तो एक जो कुशल लेखापाल होता है, एक कुशल लेखापाल को चाहिए कि जो वो लेखे तैयार कर रहा है उन विवरण पत्रों में पूर्ण रूप से क्या हो, सत्य हो, और उनमें सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं, जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको उन लेखों में दिखाया जाना चाहिए। उसके अंदर किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ना ही कोई संदिग्धता होनी चाहिए, कोई संदेह वाली बात उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इस परंपरा के आधार पर ही वर्तमान में जो ज़्यादातर कंपनियां हैं वो पिछले सालों के कंपैरेटिव डेटा और अनुसूचियों के रूप में जो है वो विस्तृत सूचनाएं उपलब्ध करवाती हैं, ताकि उन डेटा के आधार पर कंपैरिजन कर सकें, पता लगा सकें और अपने अनुसार अपने निर्णय उस अनुसार अपने निर्णय को वो ले सकें। तो तीसरी परंपरा जो यहाँ पे है वो है आपकी महत्वता की परंपरा। तीसरी परंपरा है आपकी महत्वता की परंपरा। ये क्या कहती है? इस परंपरा के अनुसार एक अकाउंटेंट को उन्हीं तथ्यों को और उन्हीं घटनाओं को वार्षिक लेखों में दिखाना चाहिए जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो कि जो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, वो उसके अंदर दिखाई जाएं। तो ऐसा करने से तो उनकी रेलेवेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये भी देखना होगा कि कौन सी सूचना इम्पॉर्टेंट है और कौन सी सूचना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये किस बात पर निर्भर करेगी? ये
कौन सी घटना और तथ्य इम्पॉर्टेंट है, ये व्यवसाय के आकार पे, उसके प्रकृति पे और उसके स्वामित्व को देखते हुए अकाउंटेंट के विवेक पर, स्व विवेक पर निर्भर करती है। लेकिन जहाँ तक हो सके व्यावसायिक दृष्टि से जो कम इम्पॉर्टेंस की बातें हैं या जो महत्वहीन या सारहीन बातें हैं उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। निरर्थक और कम महत्व की बातों को अंतिम खातों में प्रदर्शित करने से ये अंतिम खाते अनावश्यक रूप से बड़े हो जाते हैं और जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो क्या है, वो गौण हो जाती हैं, उनका महत्व गौण हो जाता है। तो ऐसा करने से एक तो इनकी इम्पोर्टेंस कम होगी, टाइम भी खराब होगा और श्रम का भी अपव्यय होगा, श्रम की भी हानि होगी। अगली परंपरा है आपकी संगति या एकरूपता की परंपरा। ये परंपरा क्या कहती है कि इसके अनुसार लेखांकन के लिए जो भी पद्धति अपनाई जाए उसमें स्थिरता होनी चाहिए, उसमें एकरूपता होनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम बार बार पद्धति या जो अपनाए गए नियम हैं उनको हम बदल देते हैं तो ऐसा करने से पिछले सालों का कंपैरिजन वर्तमान वर्ष से नहीं किया जाएगा। मान लीजिए पहले जो डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा था वो तो स्थायी किश्त पद्धति से लगाया जा रहा था और बाद में उसको बदल करके डिमिनिशिंग मेथड लगा दिया जाए तो फिर ऐसा करने से ह्रास की राशि में अंतर आ जाएगा और संपत्तियों के मूल्यों में भी अंतर आ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, एक अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए कि लेखांकन के लिए वो जो भी पद्धति अपना रहा है उसमें स्थिरता हो, एक ही पद्धति अपनाए और उसमें एकरूपता हो ताकि लेखों में संगति और तुलनात्मकता बनी रहे। इससे लेखों में, अकाउंट्स में जो संबंधित पक्षकार हैं जिनकी हमने पहले भी बात करी, उन सभी पक्षकारों का विश्वास बना रहता है। जहाँ तक हो सके जिस पद्धति या विकल्प का एक बार चयन कर लिया उसको यथासंभव ना बदले और अगर परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी हो तो इस प्रकार के परिवर्तन का अंतिम खातों पर क्या प्रभाव पड़ा उस प्रभाव को भी फिर वो उसे प्रदर्शित करना चाहिए। तो इसी तरह से जैसे भारतीय कंपनी विधान के अनुसार लेखावधि में किसी भी तरह का अगर परिवर्तन किया जाता है तो उसे कंपनी के वार्षिक खातों में दिखाना अनिवार्य होता है। अगली परंपरा है कानून के पालन की परंपरा। कानून के पालन की परंपरा क्या कहती है? ये परंपरा कहती है कि वर्तमान में जो भी कानूनी आवश्यकताएं हैं उन्हें लेखांकन करते समय पूरा किया जाना चाहिए। एक व्यवसाय को अलग अलग तरह के जो कानून देश में चल रहे होते हैं वो सभी कानून प्रभावित करते हैं, जैसे कंपनी अधिनियम हो गया, साझेदारी अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट हो गया या जीएसटी वगैरह। ये सारे एक्ट जो हैं वो व्यवसाय को, लेखांकन को प्रभावित करते हैं। तो जो एक अकाउंटेंट होता है उसको चाहिए कि लेखांकन में उन सभी कानूनों को ध्यान में वो रखे और वैधानिक रूप से जो भी आवश्यकता है उसके अनुरूप ही वो अंतिम खाते तैयार करे। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। थैंक यू।